हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल माय नॉलेज वे। और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए जुलाई और अगस्त का 2 मंथ का बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स, जो कि पहले हम आप लोगों को बता चुकी थी कि मुझे 2 मंथ का लाना है करंट अफेयर्स। सो फाइनली आज मैं आप लोगों के सामने चर्चा करने जा रही हूँ जुलाई अगस्त का, जो जो इम्पोर्टेंट है बिहार से रिलेटेड वो, क्योंकि आने वाली एग्जामिनेशन के लिए बहुत कम समय मिली है इसीलिए। लेकिन इससे पहले मैं बता देना चाह रही हूँ आज के दिन 18 मार्च है और फ्राइडे है, और कल भी 19 मार्च है, तो 2 दिन होली हो गई है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आप लोग होली में एंजॉय कर रहे होंगे, और मेरी तरफ से और मेरे इस यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको होली के ढेर सारी शुभकामनाएं। और आई होप कि आप लोग अच्छे से रहें और इन्जॉय करें। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाह रही हूँ कि एंजॉय करते हुए भी आप लोगों के लिए 15-20 मिनट का समय निकाल कर प्लीज़ इस चैनल का जो वीडियो आई है अभी जुलाई और अगस्त के करंट अफेयर उसे भी देख लें, क्योंकि फेस्टिवल को भी एंजॉय करना इम्पॉर्टेंट है, फेस्टिवल को भी मनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से स्टडी भी करना इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इस करंट अफेयर्स का जो आप लोगों के सामने वीडियो जा रही है, सारी जितनी भी क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक तरह से सरसरी निगाह से या फिर एज ए रिविजन के तौर पर आप लोग देख लें, क्योंकि आने वाले जो भी एग्जामिनेशन है, CDPU है, BPSC है, या फिर अदर एग्जाम है बिहार का, वो बहुत कम समय मिली है। आप लोग को पता ही है कि डेट भी निकल चुकी है दोनों का। तो इस आधार पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोग इन्जॉय भी करें और पढ़ाई को भी इन्जॉय करते हुए आगे बढ़ें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, और ये भी कहना चाह रही हूँ कि मैं इससे पहले जितने भी सारे करंट अफेयर्स मैं इस चैनल में वीडियो अपलोड की हूँ वो 2021 का है, और साथ ही साथ 2022 का भी है, जनवरी फरवरी के। अगर आप लोग उस वीडियोस को नहीं देखें तो इस चैनल में जाकर जनवरी फरवरी के करंट अफेयर्स भी देख ले, 2022 का भी, और अगस्त तक का 2021 का जो भी करंट अफेयर्स आई है उसे भी याद देख लें, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो। और अगर देखे हैं तो प्लीज़ एज ए रिवीजन के तौर पर इसी तरीके से वीडियो को देखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं आप। ओके फ्रेंड्स, जो इस चैनल में नए हैं तो उनके लिए मैं कह रही हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन को क्लिक करें, ताकि आने वाली जो भी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, और अपने दोस्तों में शेयर करें। और वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें फ्रेंड्स। और जितना हो सके उतना लोगों को शेयर करें ताकि सब्सक्राइब भी हो सके। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए बिहार का करंट अफेयर्स जुलाई और अगस्त दोनों मंथ में क्या क्या आई है उसके चर्चा कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार राज्य पंचायत अधिनियम 2006 की कौन सी धारा में संशोधन किया गया है? तो सही उत्तर है 14, 39, 66। सही उत्तर है। मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया है, मैंने डायरेक्टली आप लोग को आंसर ही दे दिया, और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने कर दिया है। तो इसका जो बिहार राज्य पंचायत अधिनियम 2006 का जो अभी इसका धारा है, तो धारा नंबर 14, धारा नंबर 39, धारा नंबर 66, तीनों को में बदलाव हुई है, संशोधन हुई है। नीतीश सरकार के पंचायती राज कानून में संशोधन के प्रस्ताव को राज्यपाल फागू चौहान की मंजूरी दी है। 16 जून से बिहार ग्राम पंचायतों को लेकर पंचायत समिति या जिला परिषद के कामकाज परामर्श समिति माध्यम से चलेगा। नए अध्यादेश के अनुसार पंचायत परामर्श समिति का निर्वतमान मुखिया ही प्रमुख होंगे। तो इसमें जो बताया गया है, जो पंचायत परामर्श समिति है और अभी है फिलहाल मुखिया, तो वही मुखिया प्रमुख होंगे। ओके, इस नए अध्यादेश के अनुसार परामर्श समिति के रूप में मुखिया ही प्रमुख होंगे। और जो भी ग्राम पंचायत को लेकर पंचायत समिति और जिला परिषद के जो कामकाज है, वो जितने भी सारे कामकाज वो परामर्श समिति के माध्यम से चलेंगे। और जो कि परामर्श समिति कौन है फ्रेंड्स? तो मुखिया ही। ओके, तो इस आधार पर है। और बिहार राज्य पंचायत अधिनियम 2006 अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, देखा जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोला जाएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बिहार आयोग पूछता ही है। तो याद रखेंगे 14, 39, 66। ओके, देश का बापू टावर बिहार के किस जिले में बनाया जाएगा? एक बापू टावर है, ओके, बनाया जाएगा बिहार में, तो देख लीजिए सही आंसर है पटना। इसका जो पटना में बनाया जाएगा बापू टावर। यह बापू टावर पूरी तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित होगा। पटना के गर्दनी बाग इलाके में बन रहे इस बापू टावर को 120 फीट ऊंचा बनाया जाएगा। यह बापू टावर देश के इस तरह से पहला टावर होगा। ओके, सरकार की ओर से इस बापू टावर का निर्माण कुल बजट फिलहाल 84.4 करोड़ रुपए रखा गया है। इस बापू टावर को खुला 397 करोड़ को बताई जा रही है। ओके,
ओके फ्रेंड्स, तो बापू टावर का कुल लागत कितना है, तो 397 करोड़ बताई जा रही है। और ये इस बापू टावर का जो 120 फीट ऊंचा बनाया जाएगा, इसकी जो ऊंचाई अगर पूछा जाए तो 120 फीट है। और कहाँ पर, तो ये गर्दनी बाग इलाके में बन रहे हैं। ओके। और अभी फ़िलहाल बापू टावर का निर्माण का कुल बजट अभी निकाला गया है, तो 84.4 करोड़ रुपए रखा गया है। और इसका बनाने में 397 करोड़ बताई जा रही है। ओके फ्रेंड्स, तो फिलहाल अभी जान लीजिए आप कि देश का जो बापू टावर बिहार किस ज़िले में बनाया जाएगा, तो पटना में बनाया जाएगा। ओके नेक्स्ट, 24,000 करोड़ लागत की बनने वाली बिहार की डगमरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है, तो सही आंसर क्या है, कोसी नदी पर। तो आप लोगों को मैं शायद ये पहले भी बताई थी, मैंने किसी प्रश्न पर चर्चा मैंने किया था ये कि डगमरा जल विद्युत परियोजना। तो डगमरा जो जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी पर प्रस्तावित है, तो कोसी नदी पर। यह प्रोजेक्ट अगले 5 साल में पूरा हो जाएगा। इस योजना को पूरा होने के बाद बिहार में बिजली की कमी नहीं होगी। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब केंद्र सरकार की NHPC के माध्यम से इसका निर्माण किया जाएगा। और इस जल विद्युत परियोजना का सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एक जल विद्युत शक्ति के साथ साथ सौर ऊर्जा से भी बिजली का उत्पादन करेगी। तो इसका विशेषता भी है कि सौर ऊर्जा से भी ये बिजली उत्पादन किया जाएगा यहाँ पे। और ये एक परियोजना बनाई जा रही जिससे बिजली की संकट जो है अभी समस्या है वो दूर हो जाएगी। नेक्स्ट, बिहार सरकार के द्वारा विश्व पर्यटन दिवस पर 5 जून से 9 अगस्त के बीच कितने पौधे लगाने के लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो सही उत्तर है 5 करोड़ पौधे। ओके फ्रेंड्स, ये बिहार सरकार के द्वारा किया गया कार्य है। जो विश्व पर्यटन दिवस जो 5 जून को तो आप लोग जानते ही मनाया जाता है, तो 5 जून से लेकर 9 अगस्त तक पौधे लगाने के लक्ष्य रखे हैं बिहार सरकार। कितने लक्ष्य रखे हैं, 5 करोड़ पौधे। बिहार में हरित आवरण बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार ने महागोनी का पौधा लगाकर 5 करोड़ पौधारोपण लक्ष्य की शुरुआत कर दी है। मिशन 5.0 पौधारोपण का लक्ष्य पूरा करने के लिए वन विभाग का पौधशालाओं में 5.50 करोड़ से अधिक पौधे तैयार कराए जाएंगे। वन विभाग द्वारा संबंधित संस्थाओं को निःशुल्क पौधे और कृषक की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से पौधशालाओं से कृषक को 50.0 लाख पौधे उपलब्ध कराया जाएगा। तो देख लीजिए, कुछ संस्थाएं हैं, वन विभाग की जो संस्थाएं हैं वो निःशुल्क पौधे देंगे और किसान को जो है वो आय बढ़ाने के उद्देश्य से उसी पर्पज़ से पौधशालाओं को किसान तक 50 लाख ही है, 50 लाख पौधे उपलब्ध कराया जाएगा। ओके। और लक्ष्य रखा गया है 5 करोड़ पौधे को लक्ष्य रखा गया। कौन से पौधे लगाए जाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो चर्चा की गई है पौधे की, तो महोगनी पौधा लगाया जाएगा, जो कि ये बहुत ही फेमस पौधा है और बहुत महंगी पौधा माना जाता है, लकड़ी इसकी होती है। ओके, तो नेक्स्ट, डिजिटल माध्यम से सूचना प्रसार को नियमित करने हेतु बिहार कैबिनेट किन निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की है, तो सही आंसर वेब मीडिया नियमावली 2021। वेब मीडिया नियमावली 2021 बनाया गया, संशोधन किया गया है और इसमें कुछ निर्देश भी दिए हैं। ओके, सूचना प्रसार को कुछ नियमित करने के लिए। तो देख लीजिए इसके क्या व्याख्या है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में वेब मीडिया 2021 के तहत विज्ञापन नीति के 5 समूह गठित किए गए हैं। इसमें 5 समूह बनाया गया है और समूह को वैसे न्यूज़ वेबसाइटों को रखा जाएगा जिनकी प्रतिमा 50 लाख से अधिक यूजर्स होंगे। मतलब आप समझ रहे हैं कि ये वेब मीडिया नियमावली 2021 जो बनाया गया है उसमें 5 समूह को भी जोड़ा गया है। ओके, और मतलब डिवाइड कर दिया अलग अलग करके। और इसमें क्या बताया गया है कि 50 लाख से अधिक यूजर्स होंगे। जो समूह, ये समूह क में होंगे 50 लाख से अधिक यूजर, और ये समूह ख में होंगे 20 लाख से अधिक 50 लाख तक यूजर्स। कहने का मतलब है कि 20 लाख से लेकर 50 लाख तक होंगे वो ख होंगे, 50 लाख से जो अधिक होंगे वो क होंगे। समूह ग में जो होंगे यूजर्स 2.5 लाख से लेकर अधिक 20 लाख तक। ओके, और समूह घ में जो होंगे वो 1.5 लाख से अधिक 2.5 लाख तक यूजर्स होंगे। और सबसे नीचे वाली जो समूह रखा गया है वो 50,000 से अधिक 1.5 लाख तक यूजर्स वाले इस वेबसाइट को रखा गया। तो याद रखिए कि वेब मीडिया नियमावली 2021 को स्वीकृति प्रदान की है बिहार कैबिनेट ने। किस लिए, तो डिजिटल माध्यम से सूचना को प्रसार करना जो नियमित तरीके से। और इसको भी 5 कैटेगरी में बांट दिया गया जो कि मैंने आपको चर्चा की है, लिखा हुआ है इसमें एक्सप्लेनेशन में, अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ओके, तो फिलहाल आपसे पूछा जाएगा
कि डिजिटल माध्यम से सूचना को प्रसार करने के लिए, उसका नियमित करने के लिए बिहार कैबिनेट ने किन निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की, क्या नियमावली बनाए हैं। तो आप देख ले सकते हैं वेब मीडिया नियमावली 2021। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डीएनए यूनिट स्थापित किया जा रहा है। तो सही आंसर है पटना। गृह विभाग ने पटना स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला में एक और डीएनए यूनिट का गठन प्रशासनिक स्वीकृति दे दिया गया है। बिहार में दूसरी डीएनए यूनिट होगी। नए उपकरणों से लैस नई यूनिट को गठन के बाद लंबित मामलों की संख्या में कमी आएगी और तेजी से डीएनए सैंपल की जाँच संभव हो सकेगी। डीएनए जांच के सैंपल को डीएनए कोल्ड रूप में रखा जाएगा और इस कोल्ड के रूप में तापमान -80 डिग्री तक होता है। इसका निर्माण की लागत आने का अनुमान है। एक सेकेंड फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, तो इसका जो लागत है, निर्माण करने का जो लागत रखा गया है, तो फिलहाल एक अनुमान लगाया गया है कि 1 करोड़ आने का है। ओके, 1 करोड़ आने का अनुमान है इसका निर्माण में। तो अब इसका सही आंसर क्या होगा, याद रखेंगे। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा, ये पहला देखिए पहला डीएनए यूनिट आपको सही आंसर पटना है। दूसरा जो डीएनए यूनिट पटना है। ओके, जो दूसरा डीएनए यूनिट है वो स्थापित किया जा रहा है वो पटना में। और इसका मैंने दे दिया आपको व्याख्या, आप अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में संपूर्ण क्रांति दिवस कब मनाया गया है। तो सही उत्तर है 5 जून। 5 जून 1974 के विशाल सभा में जेपी ने पहली बार संपूर्ण क्रांति के 2 शब्दों को उच्चारण किया था। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान के जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। मैदान में उपस्थित लाखों ने जात पात, तिलक, दहेज और भेदभाव छोड़ने की संकल्प भी लिया था। संपूर्ण क्रांति की तपिश इतनी भयानक थी कि केंद्र में कांग्रेस की सत्ता से हाथ धोना पड़ गया था। बिहार से उठी संपूर्ण क्रांति चिंगारी देश की कोने कोने से आग भड़क उठे थे। इस क्रांति में जेपी का नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण घर घर में क्रांति का उदाहरण बन गए थे। तो याद रखेंगे, संपूर्ण क्रांति दिवस अगर आपसे पूछा जाएगा तो याद रखेंगे 5 ही जून को मनाया जाता है। और पर्यावरण दिवस अगर पूछा जाए तो वो भी आप जानते हैं 5 जून ही मनाया जाता है। ओके, और मैं इसका एक्सप्लेनेशन मैंने अच्छे से लिख कर दी हूँ, उसको भी पढ़ सकते हैं, दोबारा पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, ई संबंधन पोर्टल जिसका शुभारंभ हाल ही में किया गया, इसका संबंध किस क्षेत्र से है। तो ई संबंधन पोर्टल जारी किया है फ्रेंड्स बिहार सरकार ने, तो इसका जो संबंध है वो शिक्षा क्षेत्र से है। और इसका व्याख्या देख लीजिए। बिहार का शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ई संबंधन पोर्टल शुभारंभ किया है। अब बिहार के सभी निजी स्कूलों को मान्यता लेने से पहले ई संबंधन पोर्टल पर पंजीयन करवाना होगा। ई संबंधन पोर्टल पर पंजीयन करने के बाद ही निजी स्कूल को राज्य सरकार की एनओसी मिल पाएगा और राज्य सरकार के एनओसी लेने के बाद ही निजी विद्यालय से संबंधित यानी बोर्ड यानी सीबीएसई, सीआईएससी से मान्यता ले पाएंगे। यानी कि अब किसी भी स्कूल चलाने के लिए ई संबंधन पोर्टल पर पंजीयन करना अनिवार्य कर दिया गया है। और क्योंकि पहले जो निजी स्कूल सीधा राज्य सरकार के पास एनओसी के लिए आवेदन करते थे, अब ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर सीधा होगा फ्रेंड्स। ओके, तो अब देख लीजिएगा कि इसका एक्सप्लेनेशन मैंने अच्छा से लिख दिया, आपको समझ में आ जाएगी कि ये ई संबंधन पोर्टल होता क्या है और ये इसके लिए क्या क्या नियम किया गया है इस बार इस संबंधन पोर्टल के जरिए। तो याद रखेंगे, इस संबंधन पोर्टल है शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट, विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में टॉप 200 में पहली बार बिहार का किस खिलाड़ी को जगह मिला है। तो सही उत्तर है अंजना कुमारी, औरंगाबाद के रहने वाली है ये। विश्व में 199 स्थान मिला है इनको, ठीक है, 199वां स्थान मिला है। वही भारतीय महिला खिलाड़ियों को सूची में वो 24 से 18 स्थान पर पहुंच गई है। अगर पूछा जाए तो भारतीय महिला खिलाड़ियों में, क्योंकि भारतीय महिला कह रहे हैं विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में, तो आप तो जानते हैं पीवी सिंधु बहुत सारे हैं। तो इनको जो खिलाड़ी का सूची है टोटल वो 24 है फिलहाल भारत का। तो उसमें से इनको क्या मिला है 18वां, 24 से 18 स्थान पर, मतलब 18 स्थान पर ये पहुंच गए हैं टोटल। तो याद रखेंगे ये अंजना कुमारी बैडमिंटन विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में टॉप 200 में आ चुकी है। नेक्स्ट, बिहार का किस किस ने स्तर पर सुधार लाने के लिए दिशा का सुनंदनी कार्यक्रम को शुरुआत की गई, किस स्तर पे होगा। ओके, सही उत्तर है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। व्याख्या आंगनबाड़ी देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन क्या है। आंगनबाड़ी वर्कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आलोक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शैक्षणिक स्तर पर उन्नयन के लिए आईसीडीएस समाज कल्याण विभाग और बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण और परीक्षा बोर्ड समाज कल्याण विभाग का संयुक्त प्रयास से इस कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ईसीसी यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल
एवं शिक्षा का 6 महीने की सर्टिफिकेट कोर्स डिप्लोमा कोर्स कराया जाएगा। ओके। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को लेकर बिहार सरकार ने एक सुनंदनी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है ना, सुनंदनी कार्यक्रम को शुरुआत की गई है। और इस सुनंदनी कार्यक्रम के तहत क्या होगा फ्रेंड्स कि आंगनबाड़ी वर्कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है उसके परिप्रेक्ष्य में, मतलब उसके आलोक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शैक्षणिक स्तर में सुधार लाया जाएगा। ठीक है ना, और उनकी प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल और शिक्षा का 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स डिप्लोमा कोर्स कराया जाएगा। मतलब प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल कैसे किया जाएगा उसके बारे में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट कोर्स डिप्लोमा कोर्स कराया जाएगा। ओके। और ये एक संयुक्त प्रयास है, किसका किसका है, तो समाज कल्याण विभाग का और बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड समाज कल्याण विभाग का। ओके। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री परिषद में हाल ही में विस्तार के बाद बिहार में केंद्रीय मंत्री का कुल संख्या कितनी हो गई है, तो सही उत्तर है 6। 2021 में मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद 2019 पिछले साल रामविलास पासवान का निधन हो गया और केंद्रीय मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद इस मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले इस्तीफा ले लिया गया। कुल 4 मंत्री रह गए थे, 2 नए मंत्री और शपथ दिलाई गई, रामचंद्र प्रसाद सिंह और लोजपा कोटे से पशुपति कुमार पारस ने कैबिनेट मंत्री बने। बीजेपी के आर.के. सिंह राज्य मंत्री से प्रमोट कर कैबिनेट मंत्री बन गए और पहले से ही बीजेपी से गिरिराज सिंह कैबिनेट मंत्री है और वहीं अश्वनी कुमार चौबे और नित्यानंद राय बीजेपी से मंत्री है। तो याद रखेंगे 4 मंत्री के मैंने बता दिया नाम। और अब जो 2 मंत्री को शपथ दिलाई गई थी उनमें से क्या नाम था, तो रामचंद्र प्रसाद सिंह और एक पशुपति कुमार पारस। ओके। बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का 100% टीकाकरण के लिए टीका वाली नाव अभियान का शुरुआत किस जिले से की गई है, तो टीका वाली नाव अभियान ये मुजफ्फरपुर जिले से की गई है। बिहार में 1 दर्जन जिले से ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित होती है, जो कि बाढ़ का असर के कारण कोरोना वायरस वैक्सीन अभियान पर भी प्रभाव पड़ रहा है। राज्य के हजारों गांव में पानी भरने के चलते वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी हो गई, जिसकी वजह से बिहार सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को तेजी से लाने के लिए एक नई पहल शुरू की। सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों को टीका वाली नाव का पहल चलाई और टीका वाली नाव को चलाने के पीछे सरकार का उद्देश्य यह है कि बाढ़ से प्रभावित इलाकों में वैक्सीनेशन फिर से शुरू किया जा सके। सबसे पहले टीका वाली नाव का अभियान का संचालन मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और गोपालगंज जिले में शुरू किया गया। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, मैंने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से दिया है, आप इसे दोबारा एज ए रिविजन के तौर पर पढ़ लें। और इसका जो फिलहाल आंसर है वो मुजफ्फरपुर है। बिहार के कौन से जिले में 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बना है, तो याद रखेंगे सही आंसर है जहानाबाद। एक सेकेंड, बिहार के कौन से जिले में 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बना है, तो जहानाबाद। जहानाबाद बिहार के पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है। जिला के 10,13,438 सक्रिय खाता धारकों में से 1,09,895 पास कम से कम एक डिजिटल बैंकिंग उत्पाद यानी इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, दूसरी तरह की सुविधाएं जितने भी मौजूद हैं इन लोगों के पास। यह कुल सक्रिय खाता का 99.63 है। और दरअसल केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ने देश के प्रत्येक राज्य में कम से कम एक जिला को 100% डिजिटल बैंकिंग सेवा वाला जिला बनाने के निर्णय 2019 में ही ले लिया गया था। बिहार में इसके तहत जहानाबाद जिला का चयन किया गया और राज्य स्तरीय बैंकर समिति ने भी सभी को हिस्सेदारी के साथ रणनीति बनाकर काम करने से जहानाबाद डिजिटल बैंकिंग वाला जिला घोषित किया गया। याद रखेंगे जो अभी कम से कम 1,09,895 लोगों के पास वो डिजिटल बैंकिंग यूज कर रहे हैं, वो उपयोग कर रहे हैं। और जो कुल सक्रिय खाता इस तरीके से अगर करने का जो प्रतिशत है, तो 99.63% लोग मोबाइल बैंकिंग का यूज कर रहे हैं। यूपीआई जैसे यूपीआई हो, डेबिट का हो, इंटरनेट बैंकिंग हो, मोबाइल बैंकिंग हो, कोई भी हो, तो इस तरीके से डिजिटल बैंकिंग वाला जो जिला है इस तरीके से जहानाबाद बना है। ओके। नेक्स्ट, राज्य के पहला जिला कौन बना है जहां हर गांव डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया गया है, तो सही आंसर है किशनगंज। अगर आपसे पूछा जाए हर गांव डिजिटल फर्टिलिटी का मैप कौन से राज्य में तैयार किया गया, तो बिहार। और कौन से राज्य के कौन से ज़िले में किया गया, तो किशनगंज।
तो याद रखेंगे, बिहार के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर द्वारा बनाए गए इस मैप से राज्य के किसी भी कोने में घर बैठे किसान वेबसाइट द्वारा यह पता लगाया जा सकता है किशनगंज जिला गांव को कोई खेती के मिट्टी में कौन सा खाद कितनी मात्रा में डालेंगे, साथ ही कौन सी फसल उस मिट्टी के लिए उपयुक्त होगी। इसी कारण से किशनगंज वो पहला जिला है कि हर गांव का डिजिटल फर्टिलिटी मैप के कारण ये जानकारी प्राप्त होगी। याद रखेंगे कि डिजिटल फर्टिलिटी के जो मैप है वो किस तरीके से सुविधा सभी को मिली है। तो आपको पता चल गया है कि कोई भी खेती का जो मिट्टी होती है उस मिट्टी में कौन सा खाद दिया जाएगा, कितनी मात्रा में दिया जाएगा, ओके, कौन सी फसल उस मिट्टी के लिए उपयुक्त होगी। तो ये सब चीज़ों को जो प्रश्न है, ये सब चीज़ों का आंसर आपको इस तरीके से डिजिटल फर्टिलिटी मैप का तैयार होकर होने के बाद मिल जाएगी। तो आप ये आंसर याद रखें, किशनगंज। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म किस जिले में हुआ है। टेस्ट ट्यूब बछिया का भी जन्म हुआ है बिहार राज्य में। तो कौन से जिले में हुआ है? बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में। तो इसका देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है। बिहार में पहली बार गाय को टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गर्भाधारण के बाद बच्चा को जन्म हुआ, मतलब ये बछिया का जन्म हुआ। भगवानपुर के जोकिया नामक स्थान के किसान ललित सिंह की गाय कृत्रिम बछिया का जन्म दिया है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इन विटो फर्टिलाइजेशन तकनीकी से, मतलब आईवीएफ से, जो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, आईवीएफ तकनीकी से बच्चे का जन्म हुआ और इस नस्ल संवर्धन के संरक्षण के दिशा में क्रांतिकारी कदम है ये। बिहार के पिछले साल ही ये 27 सितंबर से में इसकी शुरुआत की गई थी। तो याद रखेंगे, बिहार में पहली बार गाय के बछड़े यानी गाय को टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गर्भाधारण के बाद बछिया को जन्म हुआ है। ओके फ्रेंड्स, बिहार के तीसरी चित्रकला का भोजपुरी पेंटिंग आधारित कॉरिडोर की शुरुआत किस रेलवे स्टेशन से की गई। तो सही आंसर है आरा जंक्शन। आरा रेलवे स्टेशन भोजपुरी कला को बढ़ावा देने के लिए भोजपुरी पेंटिंग आधारित कॉरिडोर की शुरुआत की जा रही है। इसके लिए भोजपुरी कलच रक्षा मोर्चा का पहला वर्क ऑर्डर भी मिल गया है, मतलब भोजपुरी कलच रक्षा मोर्चा है एक, ओके, उनका जो पहला वर्क ऑर्डर भी मिला है वहाँ पे। और इसे लेकर मोर्चा से जुड़े और अन्य भोजपुरी चित्रकारों में खासा उत्साह है। बिहार की प्रसिद्ध मंजूषा और मिथिला कला के बाद अब बिहार की भोजपुरी चित्रकला भी भारतीय रेलवे में अपनी अमिट छाप छोड़ सकेगी। भोजपुरी चित्रकला में कोहबर और पीढ़िया पारंपरिक है। आप लोगों को तो पता ही है कि भोजपुरी चित्रकला में कोहबर पीढ़िया पारंपरिक है। इनके अलावा बाबू वीर कुंवर सिंह भी विजय उत्सव, होली उल्लास, छठ महापर्व के विचार विमर्श हुआ है। भारतीय रेलवे में सबसे पहले मिथिला की मधुबनी पेंटिंग का स्थान मिला था, फिर भागलपुर की मंजूषा कला को, और भोजपुरी में बिहार के ये तीसरा पेंटिंग स्थान मिला है रेलवे स्टेशन। तो ये कौन सा स्टेशन पे भोजपुरी कला की शुरुआत की जा रही है पेंटिंग आधारित कॉरिडोर बनाने के आधार पर? तो आरा रेलवे स्टेशन। ओके, हाल ही में बिहार के मधुबनी जिले में किस देश के रेलवे लिंक के बीच पहली ट्रेन सफल परीक्षण किया है? तो सही उत्तर है नेपाल। 34.5 किलोमीटर लंबा ये रेलखंड भारत की जयनगर और नेपाल का कुर्था के बीच रेल लाइन का संपर्क का ये पहला खंड है। इसकी लागत 619 करोड़ रुपए से भारत नेपाल मैत्री रेल परियोजना के तहत पहले चरण का काम तेजी से हो गया है। जल्द ही इस रेलखंड के पर ट्रेन सेवाएं शुरू होगी, क्योंकि वर्ष 2014 से ही जयनगर जनकपुर के बीच ट्रेनों का परिचालन बंद है। यह रेल सेवा दोनों देशों के लोगों को लाइफलाइन मानी जाती है। तो आप लोग को पता ही है, बिहार के मधुबनी जिले की किस देश के रेलवे लिंक जोड़ा गया है और पहली ट्रेन सफल परीक्षण किया गया है। तो नेपाल और बिहार के बीच, जो कि बिहार में कहाँ, तो मधुबनी जिले के, और ये जयनगर भारत का जो मधुबनी के जो जयनगर जिले हैं और नेपाल कुर्था के बीच, दोनों के बीच ये रेल लाइन संपर्क किया गया है। नेक्स्ट, कैमूर पहाड़ी वन्य जीव आश्रय को लेकर पलामू टाइगर रिजर्व तक इलाके को जोड़कर टाइगर कॉरिडोर बनाने के कार्य शुरू हो गया है। इस कॉरिडोर में किस टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है? ओके फ्रेंड्स, तो अब देख लीजिए सही आंसर क्या होगा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और संजय डुबरी टाइगर रिजर्व। ओके फ्रेंड्स, तो संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। मैंने कुछ लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन मैंने डाल दिया, लेकिन ये समझने के लिए मैंने डाल दिया है कि समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और संजय डुबरी टाइगर रिजर्व को पलामू टाइगर रिजर्व से जोड़कर फिर कैमूर पहाड़ी वन्य जीव आश्रय को
वहाँ पर जोड़ेगा। ओके, ये टाइगर कॉरिडोर बनाने का काम किया जा रहा है, शुरुआत की गई है। तो इसका फ़िलहाल अगर आपसे पूछा जाएगा कि पलामू टाइगर रिजर्व को अलावा और टाइगर कॉरिडोर बनाने के लिए किस और टाइगर रिजर्व को जोड़ा गया है, तो वहाँ पे आंसर आप इतना ही दीजिएगा कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और संजय डुगरी टाइगर रिजर्व। ओके, और एक्सप्लेनेशन देखिए, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, जो देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। ओके, 5 से 6 महीने पहले कैमूर वन क्षेत्र के बाद देखा गया था, 5 से 6 महीने पहले कैमूर वन क्षेत्र में बाघ देखा गया था। उसी हिसाब से सांसद रूडी ने वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के बाद राज्य के दूसरे बाघ अभयारण्य के लिए कैमूर पहाड़ी वन्यजीव आश्रयनी संभावित स्थल के रूप में पहचाना, और कैमूर वन क्षेत्र को झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के जंगलों में करीब 11,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये जो कैमूर पहाड़ी वन्यजीव अभयारण्य है, ये जो इनका आश्रय, इनकी जो श्रृंखला है वो 4 राज्यों में फैली हुई है, कैमूर पहाड़ी। ओके, और कितना, तो 11,000 वर्ग किलोमीटर तक। और शाहाबाद के रोहतास क्षेत्र में कैमूर पहाड़ी पर वन विभाग की ओर से लंबे समय तक बाघों को टहलते हुए देखा गया, जिससे कैमूर के जंगल को टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित करने की प्रारंभिक पहल शुरू कर दी गई, ताकि कैमूर पहाड़ी जंगल के बाघ के लिए उसके जुड़े हुए कॉरिडोर के आवाजाही के लगातार होने के कारण बाघों को एक सुरक्षित स्थल बनाया जाए। और वन विभाग जंगल में लगातार बाघों को आवाजाही के सबूत होने से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मध्य प्रदेश की टाइगर रिजर्व क्षेत्र से कैमूर वन्यजीव आश्रय से पलामू टाइगर कॉरिडोर बनाने की पहल की मंजूरी मिल गई है। इस कॉरिडोर में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और संजय डुगरी टाइगर रिजर्व भी शामिल कर लिया गया है। ओके, तो कि फ्रेंड्स, ये जो बांधवगढ़ बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है, ये ऑलरेडी पलामू टाइगर रिजर्व जाने का एक वहाँ से जुड़ा हुआ है रास्ता, पलामू टाइगर रिजर्व तक। तो वो उस रास्ते को देखकर उसको बाघ के सुरक्षित स्थल के रूप में कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ताकि वो वहाँ के बाघ अगर टहल के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से पलामू टाइगर रिजर्व आ जाए। अब पलामू टाइगर रिजर्व से जोड़ा गया संजय डुगरी भाल को, डुगरी टाइगर रिजर्व, क्योंकि संजय डुगरी टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व दोनों ही मध्य प्रदेश में है। ओके, ये सीधी जिला में है। ओके, और ये शायद सतना जिला में है या कहाँ पर है, आप देख लेंगे गूगल पे सर्च करके। तो फिलहाल ये दोनों ही मध्य प्रदेश में है, ये तो श्योर है कि दोनों मध्य प्रदेश में, और दोनों को जोड़ दिया गया है पलामू टाइगर रिजर्व से। फिर इसे जोड़ा गया है वो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य से। तो फिलहाल इतना तो आप लोगों को जानना नहीं है, क्योंकि ये सब तो पूछा नहीं जाता है। फैक्ट अगर आप लोगों को जानना है तो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट ये जानना है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और संजय डुगरी टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। ओके, और इसकी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का कब स्थापना हुई, तो 1968 में हुई है, और संजय डुगरी टाइगर रिजर्व तो 1972 में या 73 में हुई है। ओके, आप इसे देख लेंगे। इस लगभग इतना ही आप लोगों को जानना है। और किस कॉरिडोर को शामिल किया, तो दोनों को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानक अनुरूप बीज उत्पादन करने वाला देश के पहला सरकारी संस्थान कौन बना है, तो सही उत्तर है बिहार राज्य बीज निगम पटना। तो ये जो राष्ट्रीय मानक अनुरूप बीज उत्पादन करने वाला देश का पहला सरकारी संस्थान बन गया है फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप। तो सही उत्तर है बिहार राज्य बीज निगम पटना। भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा बिहार बीज निगम को 3 क्षेत्र से गुणवत्ता प्रबंध पद्धति प्रमाणन और पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन एवं रिश्वत विरोधी प्रबंध प्रमाणन के लिए IOC प्रमाण पत्र दिया गया है। बिहार राज्य बीज निगम किसानों को उनके घर तक बीज की होम डिलीवरी करने वाला देश का पहला राज्य है, और बिहार राज्य बीज निगम द्वारा बीज पर लेबल का QR कोड अंकित करने वाला भी बिहार का देश का पहला राज्य है। तो आप देख लीजिए एक्सप्लेनेशन में क्या क्या आपको मिल गई है कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा, जो देश का भारतीय मानक ब्यूरो है, उनके द्वारा बिहार बीज निगम को 3 क्षेत्र में गुणवत्ता के लिए IOC प्रमाण पत्र दिया गया है। और वो 3 क्षेत्र क्या क्या है, तो प्रबंध पद्धति प्रमाणन, ओके, पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन, पर्यावरण से रिलेटेड है, और रिश्वत विरोधी प्रबंध प्रमाणन। इनके लिए 3 क्षेत्र के लिए IOC प्रमाण पत्र दिया गया है, एक गुणवत्ता के लिए, एक पर्यावरण के लिए, रिश्वत के लिए। और अब क्या है कि बिहार राज्य का जो बीज निगम है, उनसे रिलेटेड जो भी किसान जो है,
बीज अब उनके होम डिलीवरी यानी उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। और बीज जो उनके घर तक पहुंचाने वाला जो राज्य बन गया है, होम डिलीवरी करने वाला, वो बिहार बन गया है, देश का पहला राज्य बिहार। और दूसरा चीज़ है कि बीज पर बीज का जो लेबल होता है, उस लेबल पर क्यूआर कोड अंकित किया गया है। वो क्यूआर कोड आप जब स्कैन करेंगे तो सारी चीज़ों को डिटेल्स मिल जाएगी। तो वो क्यूआर कोड को अंकित करने वाला जो भी बिहार का है, देश में पहला राज्य बन गया है, वो बिहार। तो याद रखेंगे, इसमें 3 आपको फैक्ट मिल गया है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट। बिहार सरकार द फादर कामिल बुल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है अनंत विजय। बिहार सरकार के राजभाषा विभाग ने नोएडा में कार्यरत एसोसिएट एडिटर अनंत विजय को सम्मानित करने की घोषणा किया है। उन्हें डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार दिया जाएगा। साहित्य अकेडमी दिल्ली उपाध्यक्ष माधव कौशिक की अध्यक्षता में और कमल किशोर गोयंका, नसीर शर्मा और अनामिका इनकी सदस्य हैं। जो अनंत विजय को 2 साल पहले ही स्वर्ण कमल में सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनके पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी है, जिनमें मार्क्सवाद और अमेठी संग्राम का आधा सच बहुत ही लोकप्रिय रहा। ये जो टाइटल्स है, ये विषय है। ओके, मार्क्सवाद और अमेठी संग्राम के आधा सच, ये किताब का नाम है और बहुत लोकप्रिय रहा। अनंत विजय बिहार के जमालपुर के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी शिक्षा भागलपुर विश्वविद्यालय से किया है। तो याद रखेंगे, बिहार सरकार राजभाषा विभाग ने नोएडा में कार्यरत हैं अभी एसोसिएट एडिटर अनंत विजय, उनको सम्मानित करने की घोषणा की है बिहार सरकार द फादर कामिल बुल्के पुरस्कार। नेक्स्ट, बिहार में अब देखिए, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये अगस्त के आ गई है फ्रेंड्स, ये अगस्त का क्वेश्चन है। वो जुलाई का था, इतने सारे करंट अफेयर्स, ये अगस्त का है। बिहार में जुलाई माह तक कितने नए औद्योगिक प्रस्ताव की मंजूरी दी गई जिसके तहत 12,000 करोड़ से अधिक निवेश होगा? तो सही उत्तर है 99 औद्योगिक प्रस्ताव की मंजूरी दी है। कौन सा? बिहार में। और इनकी तहत 12,000 करोड़ भी निवेश होगा। बिहार में राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड 99 नए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। विकास आयुक्त अमीर सुबहानी की अध्यक्षता में हुई है बैठक। कुल 99 प्रस्ताव को स्टेज 1 की मंजूरी के लिए सहमति दी गई है। इसमें स्वीकृत प्रस्ताव के तहत 12,744.59 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और SIPC ने जिन 99 प्रस्ताव की अपनी मंजूरी दी है, उनमें से 59 प्रस्ताव अकेले ही इथेनॉल के लिए है और इन पे 88 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इस प्रस्ताव में इथेनॉल उत्पादन से संबंधित 59 इकाइयाँ, जिसमें 12,347.88 करोड़ का पूंजी निवेश, ऑक्सीजन उत्पादन से संबंधित 5 इकाइयाँ जो 9.27 करोड़ निवेश करेगी। तो याद रखिएगा, मैंने इस कुछ आंकड़ा कुछ ज़्यादा ही मिल गया आपको, शायद समझ में आएगी कि नहीं, बट कोशिश कीजिए इसे दोबारा पढ़ने का, तो समझ में आ जाएगी आपको कि बिहार राज्य के जो निवेश संवर्धन बोर्ड है, वो 99 नए प्रस्ताव को मंजूरी फिलहाल दिया है। ओके, और इनकी जो अध्यक्षता की है तो अमीर सुबहानी ने की है। और 99 जो प्रस्ताव हैं वह स्टेज 1 के तहत मंजूरी दी है, स्टेज 2 अभी लाना बाकी है। ये स्टेज 1 के तहत ही 99 प्रस्ताव लाया गया है, जिसके तहत 12,744.59 करोड़ रुपये के अनुमान लगाया गया है निवेश करने का, जो कि ऊपर में मैंने मेंशन भी किया है। SIPC के जिन 99 प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी, उनमें से 59 प्रस्ताव, 99 प्रस्ताव में से फ्रेंड्स 59 प्रस्ताव अकेले इथेनॉल के लिए है और जिनमें 88 करोड़ की निवेश होगी। और इस प्रस्ताव में इथेनॉल उत्पादन से संबंधित 59 इकाइयाँ हैं। इथेनॉल उत्पादन संबंधित 59 इकाइयाँ, जिसमें 12,347.88 करोड़ का पूंजी निवेश और ऑक्सीजन उत्पादन से संबंधित 5 इकाइयाँ हैं जो 9.27 करोड़ का निवेश होगी। ओके फ्रेंड्स, तो आप याद रखेंगे 59 प्रस्ताव अकेले इथेनॉल से संबंधित है जो 88 करोड़ का निवेश होगी। ओके, और इस जो इथेनॉल उत्पादन के लिए संबंधित जो 59 इकाइयाँ हैं, इसमें टोटल पूंजी जो निवेश है, ये तो आपको निवेश किया जाएगा ना 88 करोड़, लेकिन ये 88 करोड़ 12,300 यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ी सी मिस्टेक। ओके फ्रेंड्स, मैंने एक एक्स्ट्रा सेंटेंस ऐड हो गई थी, तो ये देख लीजिए, अभी मैंने सुधार दिया है। तो अब देख लीजिए, सहमति मिली है तो 12,744.59 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। जो SIPC जिन 99 प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी, उनमें से 59 प्रस्ताव अकेले इथेनॉल उत्पादन से संबंधित 59 इकाइयाँ भी बनेगी, जिसमें 12,347.88 करोड़ का पूंजी निवेश होगा। और ऑक्सीजन उत्पादन से संबंधित जो 5 इकाइयाँ हैं, उनमें 9.27 करोड़ का निवेश होगा। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, इस तरीके से टोटल 99 प्रस्ताव लाया गया है और सबसे ज़्यादा इथेनॉल उत्पादन से संबंधित ही
संबंधित जो इकाइयाँ हैं उसी इकाइयों में पूंजी निवेश किया जाएगा सबसे ज़्यादा। तो याद रखेंगे 99 प्रस्ताव। स्मार्ट सिटी परियोजना गति धीमी होने के कारण देश भर में 100 शहरों में पटना का स्थान क्या है? तो सही उत्तर है 62वां। स्मार्ट सिटी योजना की धीमी गति के कारण पटना देश भर में 100 शहरों में वर्ष 8वें स्थान पर है और देश का 100 स्मार्ट शहरों के भोपाल सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने वाला शहर बन गया है और इसके साथ ही सूरत दूसरे, इंदौर अहमदाबाद तीसरे स्थान पर है। अब बिहार शहरों में पटना 62वें में है, बिहार शरीफ 70वें, भागलपुर और 91 और मुजफ्फरपुर 99 स्थान पर है। अब पुदुचेरी देश भर के शहरों सूची में सबसे नीचे हैं, जिस पर चयनित योजना व्यय राशि में साथ साथ स्थानांतरण के आधार पर स्मार्ट शहरों की रैंकिंग निर्धारित की गई है। ओके, तो आप देख सकते हैं स्मार्ट शहरों में सबसे ज़्यादा भोपाल पैसे खर्च करके वो अच्छे शहर बन रहे हैं भोपाल, तो इसीलिए 100 स्मार्ट शहरों में। तो फिलहाल अभी देख लीजिए इसका 62वां स्थान है। देश भर में जो शहरों के जो 62वां स्थान है वो बिहार का है, पटना का। आपसे पूछा जाएगा स्मार्ट सिटी परियोजना के में पटना के कितने स्थान मिला है 100 में से, तो 62वां स्थान मिला है इनको। ओके, और सबसे ज़्यादा सबसे फर्स्ट स्थान अगर देखा जाए तो भोपाल को मिला है, ठीक है ना। उसके बाद सूरत, दूसरा इंदौर को मिला है। ओके, और इंदौर अहमदाबाद इसके बाद सूरत दूसरा, अब तीसरा इंदौर अहमदाबाद तीसरे स्थान पर है, सूरत दूसरे स्थान पर और इंदौर अहमदाबाद तीसरे स्थान पर है फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 62वां। बिहार का पहला फ्लोटिंग पावर ग्रिड किस जिले में बनाया जा रहा है? तो दरभंगा। तो बिहार का पहला तौर सोलर पावर प्लांट दरभंगा के कादरी बाद मोहल्ले में लगने वाला है। इस पूरी प्रक्रिया के साथ तैयारी कर ली गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने 2 जिले के मॉडल जिले के रूप में चुना है। इसे एक दरभंगा जिला है जो यहाँ करीब 2 मेगावाट उत्पादन क्षमता के साथ पावर ग्रिड बनाया जाएगा, जिसे तालाब के अंदर लगाया जाएगा और मछली पालन के साथ साथ सौर ऊर्जा बिजली का उत्पादन भी किया जाएगा। तो वेरी इंटरेस्टिंग। हालांकि मैंने ये इस क्वेश्चन को पहले भी चर्चा किया आप लोगों के साथ, आप चेक कर सकते हैं। अगर आप वीडियो देखे होंगे हमारे, तो उस वीडियो में मैंने चर्चा कर चुकी हूँ मैं। अब फ्लोटिंग पावर ग्रिड के बारे में अगर पूछा जाएगा तो आप याद रखेंगे दरभंगा में बनाया जा रहा है ये। तैरता सोलर पावर प्लांट पूछा या फिर फ्लोटिंग पावर ग्रिड पूछा जाए कुछ भी, या फिर मछली पालन के साथ सौर ऊर्जा बिजली उत्पादन कहाँ किया जा रहा है, तो ये भी पूछा जाए। क्वेश्चन तो किसी भी रूप से बनाया जा सकता है इसको, तो आंसर दरभंगा ही होगा। हाल ही में उपयोग मंत्री शहनवाज हुसैन द्वारा गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो गारमेंट्स से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया जा रहा है, जिसने मंत्री शहनवाज हुसैन ने उद्घाटन किया है। तो सही उत्तर है असरगंज। तो बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने सुल्तानगंज के असरगंज में गारमेंट्स निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। यह कारखाना सैकड़ों मशीनों से शुरू किया गया है, जहां कपड़े काटने से लेकर सिलाई और पैकिंग तक किया जाएगा और स्थानीय महिलाओं को काम सिखाकर उन्हें रोजगार भी दिया जाएगा। तो अच्छी बात है। ये गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया गया असरगंज में, जिससे वहाँ पे रोजगार मिलेगी सभी को और खासकर महिलाओं को रोजगार मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, असर नेक्स्ट, उत्तर बिहार का पहला और राज्य का दूसरा थैलीसेमिया डे केयर सेंटर कहाँ प्रारंभ किया जा रहा है? तो सही उत्तर है मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार में उत्तर बिहार में पहला डे केयर सेंटर खोला गया है, थैलीसेमिया डे केयर सेंटर। तो थैलीसेमिया क्या होती है आप तो जानते ही होंगे। तो थैलीसेमिया पीड़ित बच्चों के एकीकृत इलाज के लिए अगले माह तक मुजफ्फरपुर के SKMCH का डे केयर सेंटर शुरू किया जाएगा। PMCH के बाद ये आज का दूसरा डे केयर सेंटर होगा। PMCH में पहला थैलीसेमिया डे केयर सेंटर खोला गया है फ्रेंड्स, और ये फिर SKMCH मुजफ्फरपुर में दूसरा थैलीसेमिया डे केयर सेंटर खोला जा रहा है। ओके, और इस केंद्र का जो मुख्य उद्देश्य है थैलीसेमिया रोग से पीड़ित बच्चों को बेहतर इलाज, देखभाल और परामर्श देना। यह ऐसी बीमारी है जो बच्चे को जन्म से ही जकड़ लेती है। यह रोग एक प्रकार का रक्त विकार है। जन्म के बाद नवजात में शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं के निर्माण ठीक से नहीं हो पाता है और इन कोशिकाओं को उम्र भी कम हो जाती है। इसके बाद उसका हर साल 12 से 14 यूनिट देना पड़ जाता है। इस कोशिकाओं का जो उम्र है उम्र में ही कम हो जाती है, मतलब कम ही उम्र में कम हो जाती है। ओके, इस बाद उसका जो हर साल जो होता है तो 12 से 14 यूनिट उनको ब्लड चढ़ाना ही पड़ता है। तो इसके लिए बीमार बच्चे को, जो थैलीसेमिया से पीड़ित जो बच्चे हैं, उनको हर महीना अगर देखा जाए तो 1 यूनिट देना
जरूरी होता है। देखा जाए तो अगर आप डिवाइडेड करेंगे तो आपको मिलेगा 12 या 14 यूनिट बोला जा रहा है, तो डेफिनेटली 1 से 1.5 यूनिट देना ही पड़ेगा उस बच्चे को। तो उससे रिलेटेड थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए इलाज करने के लिए थैलीसीमिया डे केयर सेंटर खोला है। कहाँ पर दोबारा? तो ये मुजफ्फरपुर में खोला गया। पहला कहाँ खोला गया था? तो पटना का पीएमसीएच में। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में पूर्व मध्य रेलवे की कमान पहली बार किस महिला का हाथ में दिया गया है? उस महिला का नाम क्या है? सही आंसर सुश्री अंजलि गोयल। महाप्रबंधक बनारस रेलवे लोकोमोटिव फैक्ट्री अब पूर्व मध्य रेलवे के जीएम में काम देखेगी। ईसीआर जीएम ललित चंद्र त्रिवेदी 30 जून को सेवानिवृत्त हुए। उनकी जगह अंजलि गोयल को जीएम नियुक्त किया गया। और गोयल के बाद बनारस लोकोमोटिव के साथ जो वर्क है ईसीआर का अतिरिक्त प्रभार होगा। ओके, ईसीआर की तरफ से जो इनको मिला है, जीएम नियुक्त किया गया है ईसीआर का, तो बनारस लोकोमोटिव को भी इनका वर्क देखना होगा और ईसीआर को भी देखना होगा। तो फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि पहली बार पूर्व मध्य रेलवे की कमान पहली बार महिला के हाथ में दिया गया है। और उस महिला का नाम क्या है? तो सुश्री अंजलि गोयल। भारत में पिछले 6 महीनों में निवेश के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो सही उत्तर है बिहार। बिहार में पिछले महीने का 34,499 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव आया। इस मामले में बिहार देश का सबसे आगे रहा। इस उद्योग विभाग अब तक मिली प्रस्तावों को देखें तो राज्य के 5 ऐसे जिले हैं जहां पर 2,000 करोड़ करीब या उससे अधिक प्रस्ताव आए हैं। जहां पर वहीं दूसरे पायदान पर अगर देखा जाए तो बेगूसराय, तीसरे पायदान पर पटना, चौथे पायदान पे मधुबनी और पूर्णिया शामिल है। तो चौथा में मधुबनी है, तीसरा में पटना है और दूसरे पायदान पे बेगूसराय है। ओके, और 6 महीनों के निवेश के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे अगर देखा जाए तो याद रखेंगे फ्रेंड्स इसको, तो बेगूसराय, पटना और मधुबनी, ये सब चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार देश में सबसे आगे रहा किस मामले में, तो 6 महीनों के निवेश के मामले में, 6 महीने को निवेश के मामले में आगे रहा। नेक्स्ट, बिहार के किस मशहूर हड्डी रोग विशेषज्ञ को विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है? तो सही उत्तर है डॉक्टर आर.एन. सिंह। पटना का प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर.एन. सिंह विश्व का हिंदू परिषद नए अध्यक्ष चुने गए हैं। विश्व हिंदू परिषद नई दिल्ली में चल रही केंद्रीय प्रबंधन समिति और न्यासी बोर्ड के 2 दिवसीय बैठक उनके नाम पर मोहर लगा दी गई है। 2 दिनों तक चलने वाली कार्यक्रम पहले ही दिन में आर्यन सिंह का अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है और डॉक्टर विष्णु सदाशिव की जगह लेंगे। याद रखेंगे फ्रेंड्स, इसका जो डॉक्टर आर्यन सिंह है ये एक मशहूर हड्डी रोग विशेषज्ञ थे। विश्व हिंदू परिषद का भी फिलहाल इनको अध्यक्ष बनाया गया है। ये पटना के रहने वाले हैं और ये 2 दिनों तक कार्यक्रम चली है। उसी दौरान इनको आर्यन सिंह को अध्यक्ष का पद मिला है। और ये पहले इनको आर्यन सिंह, तो डॉक्टर आर्यन सिंह अभी बने हैं विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष। लेकिन पहले कौन बने हुए थे? तो विष्णु सदाशिव बने हुए थे। उनकी जगह अब ये डॉक्टर आर्यन सिंह को बनाया गया है। नेक्स्ट, बिहार के एक ही नंबर पर एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड के पुलिस सहायता मिलेगी और वह आपातकालीन नंबर कौन सा होगा? तो याद रखेंगे बिहार के एक ही नंबर पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस के सहायता मिलेगी, तीनों मिलेगी हेल्प। तो 112 नंबर पे। अब तक विभिन्न आपातकालीन सेवाओं के लिए अलग अलग नंबर होती थी, लेकिन आने वाले दिनों में अब सभी आंकड़े बदलेंगे। सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के लिए आपको एक ही नंबर 112 डायल करना होगा। इसके लिए राज्य इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम विकसित किया जा रहा है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम का 176.5 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। इस सेवा में मूल मकसद सभी इमरजेंसी सेवाओं में एक सूत्र में बांधना। सबसे ज़्यादा मदद इस बात की होगी कि एक नंबर पर रहने से लोगों को नंबर याद रखने में कोई परेशानी नहीं होगी, साथ ही मदद जल्द से जल्द पहुंच पाएगी। तो याद रखेंगे, बहुत अच्छी बात है। एम्बुलेंस का, फायर ब्रिगेड का, पुलिस सहायता का सब एक ही नंबर है फ्रेंड्स। बिहार सरकार ने ये किया है 112 नंबर। ओके, 112 नंबर डायल कीजिएगा तो तीनों चीज़ को आपको हेल्प मिल सकती है। नेक्स्ट, बिहार की पंचायती राज योजनाओं में बड़े बदलाव करते हुए किन अधिकारियों का अधिकार कम कर दिए गए हैं? तो सही आंसर है डीडीसी और बीडीओ। सरकार पंचायती राज विभाग से जुड़ी योजनाओं को लागू करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को भूमिका बदलाव करने जा रही है। पंचायती राज विभाग द्वारा तैयार
प्रस्ताव के अनुसार प्रखंड स्तर पे प्रखंड विकास अधिकारी और जिला स्तर पे प्रखंड विकास आयुक्त को उनके पद से हटा दिया जाएगा। अब त्रिस्तरीय पंचायत को योजनाओं के लिए प्रखंड स्तर पर पंचायती राज अधिकारी, जिला स्तर पर बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पद सृजित किया जाएगा। जिला मुख्यालय में ग्रामीण विकास योजनाओं के अलावा उप विकास आयुक्त के पास कई प्रशासनिक जिम्मेदारियां होती है और यही कारण से पंचायती राज विभाग योजनाओं पर समय समय पर कमी के कारण विकास आयुक्त ठीक से निगरानी नहीं कर पाते हैं। यही स्थिति प्रखंड स्तर का भी है, प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी होती है। ऐसे राज्य सरकार ने डीडीसीए और वीडियो को काम का कम दबाव देने का निर्णय लिया गया है। तो इसी बात पर यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि बिहार की पंचायती राज योजनाओं में बड़े बदलाव करते हुए किन अधिकारियों का अधिकार कम कर दिए गए हैं? तो डीडीसी एंड वीडियो। ओके फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे आप डीडीसी और वीडियो को, जो अभी उनके पद से रिलेटेड जो कार्य है उन्हीं को वो करेंगे और एक्स्ट्रा जो कार्य उनको मिली है, ये पंचायती राज विभाग से जुड़ी योजनाओं से रिलेटेड जो कार्य मिली है वो कार्य को हटा दिया जाएगा। ओके, अब ये त्रिस्तरीय पर जो पंचायती राज योजनाओं के लिए उनको कार्यान्वयन करने के लिए प्रखंड स्तर पर पंचायती राज अधिकारी को और जिला स्तर पर बिहार प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पद सृजन करके उन्हें नियुक्त किया जाएगा। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, तो इसका आंसर याद रखेंगे डीडीसी और वीडियो। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार में मेडिकल इंजीनियरिंग और खेल यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी गई, इनका चांसलर कौन होंगे? तो सही उत्तर है मुख्यमंत्री। बिहार में 3 नए विश्वविद्यालय का स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने मेडिकल यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग को यूनिवर्सिटी और सपोर्ट यूनिवर्सिटी इनकी मंजूरी दे दी है। राज्य के सभी सरकारी और निजी इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के अधीन होगी और मेडिकल कॉलेज मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आएंगे और चिकित्सा इंजीनियरिंग खेल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि अधिकतर किसी भी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राज्यपाल होते थे, वो तो आपको पता ही है। लेकिन यहाँ पर प्रदेश में पहली बार ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि मुख्यमंत्री को ही कुलाधिपति बना दिया गया है, चांसलर बनाया गया है। ओके, और कुलाधिपति के सहमति से विश्वविद्यालय के कुलपति समेत अन्य बड़े पदों को भी नियुक्त करने के लिए एक सर्च कमेटी नामक गठन किया गया है। तो अब याद रखेंगे, इंजीनियरिंग, मेडिकल यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, इन तीनों को बनाया जाएगा। इसका तीनों को जो मेन चांसलर होंगे वो मुख्यमंत्री होंगे। ओके, बिहार में कितने अनुमंडल को नई अदालतें खोलने के लिए कानून विभाग से मंजूरी दी गई है? तो सही उत्तर 21 अनुमंडल। बिहार सरकार के नए जिले और निचली अदालतों में लंबित मामलों को कम करने के लिए 21 नए अनुमंडल स्तर की अदालतें खोलने की फैसला किया है। इन अनुमंडल स्तरीय न्यायपालिका को खोलने के संबंध में प्रस्ताव पर विधि विभाग की ओर से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वर्तमान में प्रदेश 101 अनुमंडल में से 21 अनुमंडल ऐसे हैं जहां कोई अदालत नहीं है अथवा उपखंड स्तर पर अदालतें जिला न्यायालय में सम्मिलित हैं। इनकी खोलने के बाद प्रदेश में सभी अनुमंडल में अनुमंडल न्यायालय होंगे। जो इतना आपको पता ही है कि 101 अनुमंडल है, तो 101 अनुमंडल में अनुमंडल न्यायालय होंगे। 21 नई अदालतें के लिए 8 उपबंध न्यायाधीश, मुंसिफ के अलावा 128 अराजपत्रित अधिकारी का भी पद सृजित किए जाएंगे, क्योंकि 21 अनुमंडल में न्यायालय खोला जा रहा है फ्रेंड्स। और 101 अनुमंडल है तो 101 अनुमंडल में 101 अनुमंडल न्यायालय होगा पूरा टोटल मिलाकर। फिलहाल अभी 21 अनुमंडल में नहीं है। याद रखेंगे, 21 अनुमंडल में नई अदालतें खोलने की मंजूरी मिल गई है कानून विभाग की तरफ से बिहार में। बिहार में पटना से बेतिया तक के लिए नई नेशनल हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। इस हाईवे का नाम क्या है? तो इस हाईवे का नाम क्या है? तो NH 139W। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। ओके, क्योंकि ये अगस्त का करंट अफेयर्स तो हो सकता है पूछा जाए। बिहार की राजधानी पटना से बेतिया की दूरी जल्दी कम हो जाएगी। पटना से बेतिया तक बनने वाले नए राष्ट्रीय राजमार्ग NH 139W बनने से संभव होगा और केंद्र सरकार ने इस नेशनल हाईवे को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, बिहार में
बिहार में किस जिले के एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्म का उद्घाटन किया गया है? बिहार में किस जिले में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक उद्घाटन किया गया है? तो ये बक्सर है। ओके फ्रेंड, विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक एक पोर्टेबल इंसिनरेटर का जो है इंसिनरेटर है, पोर्टेबल इंसिनरेटर है ये। ओके, मतलब किसी भी जगह पे कहीं भी लेके जाया जा सकता है इजी वे में, जो प्रति घंटे कपास, प्लास्टिक और इसी तरह का सामग्री से बने 50 किलोग्राम बायोमेडिकल कचरे को हैंडल करने की क्षमता रखता है। और इस प्रकार ये प्रति बैग 5 किलो कचरे को हैंडल कर सकता है और इसमें वेस्ट हीट रिकवरी का भी प्रावधान है। ओके, तो आप ये याद रखिएगा, जो बैग है प्रति बैग ये 5 किलो कचरे को हैंडल कर सकता है और इस वेस्ट हीट का रिकवरी का प्रावधान है। और ये पोर्टेबल इंसिनरेटर है जो बायोमेडिकल कचरे को हैंडल करने की क्षमता रखता है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार की सॉफ्टवेयर की मदद से चकबंदी करने के लिए आईआईटी रुड़की से करार को वित्त विभाग ने सहमति प्रदान कर दी है। सही उत्तर है चक बिहार। बिहार राज्य में जल्द ही चक बिहार सॉफ्टवेयर जरिए चकबंदी कराई जाएगी। सॉफ्टवेयर बनाने का जिम्मा आईआईटी रुड़की को दे दिया गया है। चकबंदी के लिए आईडी से करार को वित्त विभाग की सहमति भी मिल गई है और कैबिनेट की मंजूरी के बाद तक बिहार सॉफ्टवेयर का काम शुरू हो जाएगा। इस सॉफ्टवेयर से सबसे अच्छी बात यह होगी कि इससे बनने से चकबंदी का काम भी मानवीय हस्तक्षेप काफ़ी कम हो जाएगा। अब पहले से जो काम 100% या आमीन और दूसरे कर्मियों के द्वारा किया जाता था, अब उस काम को मानवीय हस्तक्षेप घटकर अब महज 20% रह जाएगा। इसमें 80% काम अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किया जाएगा। याद रखेंगे, आईआईटी रुड़की के द्वारा बनाया जा रहा है चक बिहार को चकबंदी। ओके, और ये जो सॉफ्टवेयर है तो किस सॉफ्टवेयर पूछा जाएगा तो चक बिहार सॉफ्टवेयर है। चक बिहार सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है चकबंदी के लिए। ओके, तो जिसमें आईआईटी रुड़की से वित्त विभाग को भी सहमति प्रदान कर दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में इनके द्वारा देश में पहली बार आई नैनो यूरिया को लॉन्च किया गया है। तो सही उत्तर है कृषि मंत्री अमरिंदर सिंह प्रताप सिंह। किसके द्वारा? कृषि मंत्री के द्वारा। वो कृषि मंत्री कौन है? तो अमरिंदर प्रताप सिंह। तो कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने देश में पहली बार आई नैनो यूरिया लॉन्च किया है। अब इसको मार्केटिंग राज्य में करेगा, इफ़को करेगा मार्केटिंग। और दुनिया में कई देश ने और यूरिया को पूर्ति के लिए भारत सरकार से मांग कर रहे हैं। बिहार में 10 फर्स्ट फ्लोर पे 750 जगह इसकी परीक्षण किया गया है। ओके, इसमें 8% से अधिक उपज मिली है। और साधारण यूरिया एक दाने में 55,000 नैनो यूरिया का दाने का विभाजित कर इसको तैयार किया जाएगा। और नैनो यूरिया को 500 मिलीलीटर को अगर एक बोतल में भर दिया जाए तो यूरिया को एक बोरा खाद के बराबर कीमत काम करेगी। ओके, 500 मिलीलीटर को एक बोतल में यूरिया भर कर इसको अगर कर दिया जाए तो एक बोरा खाद के बराबर ये काम करेगी। किसान को 1 लीटर पानी में 30 ml नैनो यूरिया को मिलाकर घोल को छिड़काव करना होगा। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल 10 फर्स्ट फ्लोर में 10 जगह पे 10 फर्स्ट फ्लोर यानी 750 जगह पे इसकी परीक्षण किया गया है। ओके फ्रेंड्स, एक्चुअली यहाँ मिस्टेक हो गई थी। पर जो फर्स्ट फ्लोर मैं सोच रही थी कि सेंटेंस में फर्स्ट फ्लोर कहाँ से आ गया, तो मैंने सुधार दिया है। ये फर्स्ट फ्लोर नहीं होगा, ये बिहार में 10 फसलों होगा। ओके, ये 10 फसलों पर 750 जगह इसकी परीक्षण किया गया है, क्योंकि ये सेंटेंस मैच नहीं कर रही थी, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी, तो मैंने सुधार दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर मैंने बता दिया आपको कि कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह के द्वारा इन्हें देश में पहली बार है, किसी और जगह कोई और राज्य में नहीं हुई है, तो फिलहाल बिहार राज्य में हुई है। नैनो यूरिया लॉन्च किया गया है, आई नैनो यूरिया लॉन्च किया गया है। ओके, और ये 750 जगह पर परीक्षण भी कर लिया गया है। और इसको किस तरीके से छिड़काव किया जाएगा यहाँ पर इस एक्सप्लेनेशन में मैंने बता भी दिया है, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे इस कि बिहार सबसे फर्स्ट में आएगा और देश में, और कृषि मंत्री अमरिंदर सिंह प्रताप के द्वारा ये, और इसकी मार्केटिंग जो करेंगे इफ़को करेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, भारतीय मूल इस पहले मुस्लिम व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अमेरिकी राजदूत एट लॉर्ज नियुक्त किया गया। तो किस मुस्लिम पहले व्यक्ति को? ओके, तो सही उत्तर है राशिद हुसैन। बिहार के रहने वाले राशिद हुसैन, पटना। तो राशिद हुसैन जो है
ये मुस्लिम व्यक्ति हैं, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता का अमेरिकी राजदूत एट लॉर्ज नियुक्त किए गए हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रीय जो भारतीय अमेरिकी रासन हुसैन को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए राजदूत एंड लॉज के रूप में नियुक्त किया गया है। लॉज होगा। यह धार्मिक स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी कूटनीति का नेतृत्व करेंगे। हुसैन धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी कूटनीति का नेतृत्व करने वाला पहले मुस्लिम है। और एम्बेसडर एंड लॉज का एक ऐसा राजदूत होता है जिसे विशेष जिम्मेदारियां दी जाती है, लेकिन वह किसी खास देश के लिए नियुक्त नहीं होते हैं। इस हुसैन इससे पहले न्याय विभाग के राष्ट्रीय सुरक्षा खंड में वरिष्ठ वकील के तौर पर सेवा दे चुके हैं। और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन में वो इस्लामिक सहयोग संगठन के लिए विशेष दूत और सामरिक आतंकवाद के रोधी संचार के लिए अमेरिका का विशेष दूत और डिप्टी एसोसिएट व्हाइट हाउस के कौंसल भी तौर पर सेवा दे चुके हैं। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये जो राशिद हुसैन है वो बिहार के रहने वाले हैं और भारतीय मूल है। वो भारतीय मूल मुस्लिम व्यक्ति हैं। ओके। और ये अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता का अमेरिकी राजदूत एंड लॉर्ज नियुक्त किए गए, एम्बेसडर एंड लॉर्ज। और ये एम्बेसडर एंड लॉर्ज जो होता है वो विशेष जिम्मेदारियां से प्रभावित रहते हैं, क्योंकि वो खास देश के लिए नियुक्त नहीं होते हैं, ये सभी देशों के लिए उनको करना होता है। तो हुसैन इससे पहले भी न्याय विभाग का वरिष्ठ वकील के तौर पर सेवा दे चुके हैं, मतलब कार्य कर चुके हैं। राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन में भी इन्होंने इस्लामिक सहयोग संगठन का विशेष दूत के रूप में सामरिक आतंकवाद रोधी संचार के लिए अमेरिका का विशेष दूत बनकर व्हाइट हाउस में कौंसल के तौर पर ये कार्य कर चुके हैं। तो याद रखेंगे, बेसिकली आपको याद रखना है राशिद हुसैन बिहार के रहने वाले हैं और वो अभी फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के राजदूत एंड लॉर्ज नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडर को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए बिहार सहित किन किन राज्य में गरिमा गृह का स्थापना की गई है। तो गरिमा गृह से संबंधित क्वेश्चन है। तो सही उत्तर है महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उड़ीसा और साथ में बिहार। केंद्र समुदाय आधारित संगठनों की मदद से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गिरह स्थापित किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री वी नारायण स्वामी लोकसभा में बताया गया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से 12 पायलट आश्रय गृह शुरू किए गए हैं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह समुदाय के आधारित संगठन स्थापित किया जा रहा है। गरिमा गृह समुदाय आधारित संगठन स्थापित किया जा रहा है, जिसमें महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उड़ीसा भी स्थापित की जाएगी। तो ये गरिमा गृह समुदाय स्थापित किया जाएगा कहाँ कहाँ पर, तो अब देख लीजिए 7 जगह, 1 2 महाराष्ट्र है, दिल्ली है, पश्चिम बंगाल 3 हो गया, राजस्थान, छत्तीसगढ़ 5, तमिलनाडु, उड़ीसा 7 और 8 जगह पर, कुल 8 जगह पर इसे स्थापना की जाएगी। याद रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट, कृषि उत्पादों को निर्यात में सहूलियत के लिए राज्य का पहले इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनेगा। तो सही उत्तर है फतुआ। नीतीश कुमार ने कहा कि प्रदेश की कृषि निर्यात में तेजी से वृद्धि देखी गई है, इसलिए पिछले 1.5 दशक में कृषि निर्यात किया 800 गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई है। निर्यात किया हुआ जो प्रोडक्ट है 800 गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई है। इस बात को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री एक प्रेजेंटेशन के दौरान कहा कि कृषि निर्यात का मूल्य 2020 तक 2617 करोड़ रुपये हो गए और राज्य की स्थिति देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह सुनिश्चित करने का फैसला लिया कि इसकी विकास से न केवल उपज की वृद्धि होगी बल्कि किसानों का आय में भी वृद्धि होगी। इसलिए इस बात का ध्यान में रखा जाए कि 3 से 5 वर्षीय कृषि रोड मैप को लेकर तैयार भी किया गया है। 3 से 5 वर्ष को लेकर कृषि रोड मैप तैयार किया गया और साथ ही साथ निर्यात करने के लिए इनलैंड कंटेनर डिपो फतुआ को बनाया जाएगा। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा, फतुआ। देखिए लास्ट क्वेश्चन सही है। बिहार राज्य सरकार द्वारा रक्षाबंधन को 2012 में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। रक्षाबंधन को 2012 से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही उत्तर है वृक्ष रक्षा दिवस। तो वृक्ष रक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो रक्षाबंधन के दिन। हम लोग जो रक्षाबंधन मनाते हैं तो वो वृक्ष रक्षा दिवस मनाते हैं। और ये कब से बनाना शुरुआत हुई है, तो 2012 से। और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी मैंने ऐड कर दिया आप लोगों के लिए। 15 अगस्त 2021 स्वतंत्रता दिवस में बिहार में शामिल झांकी पहला स्थान किसे मिला है, तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। नीतीश कुमार ने 15 अगस्त 2021 को आज़ादी के बाद गांधी मैदान में सर्वाधिक 15वीं बार झंडा फहरा कर किस पूर्व मुख्यमंत्री 14 बार झंडा फहराने की रिकॉर्ड तोड़ा है, तो श्री कृष्ण सिंह। मेरी यादें एक पुस्तक है, तो लेखक कौन है, तो प्रोफेसर विनय कारक। देश के 6ठे खेल विश्वविद्यालय स्थापना कहाँ हुई है,
तो बिहार में हुई है, राजगीर में, और ये बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय है। ओके, बिहार राजगीर में। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, आपका इतना ही क्वेश्चन है, और ये टोटल आपका 40 क्वेश्चन हुआ, जिससे जुलाई का 20 क्वेश्चन फर्स्ट में, और सेकेंड में जो 20 क्वेश्चन हुई वो जुलाई अगस्त का है। और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और आप लोगों की आने वाले एग्जामिनेशन में किसी न किसी रूप से आपको देखने को मिलेगी ही। तो याद रखेंगे, और इस सारी वीडियोज़ को आप लोग देखना ना भूलें। इस चैनल में जाके सारे वीडियोज़ आपको अवेलेबल है। फिलहाल अगस्त तक आपको नेशनल इंटरनेशनल मिल जाएगी, और बिहार तक अभी फ़िलहाल मैंने अगस्त तक ही कंप्लीट कर दिया आपके सामने, वो है। और जनवरी फरवरी को मैंने करंट अफेयर्स को भी लेके चल रही हूँ, जो 2022 का भी है, उसे भी मैं लेके चल रही हूँ। उसका भी अगर वीडियो देखना चाहते हो तो आप प्लीज़ चैनल में जाकर वीडियो देख लें। और इस चैनल को जो नहीं किए हैं सब्सक्राइब, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको आने वाले जो वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल आइकन का बटन ज़रूर क्लिक कर लें। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, तो फ़िलहाल के लिए अगेन आप लोग को मैं बोलती हूँ कि हैप्पी होली सभी को अपने तरफ से, और अच्छे से रहिए और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू।